पढ़ते हैं शेखर जोशी की कहानी बदबू। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भाप लिया था। ऐसा नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो, कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने का संकेत किया। घटिया किस्म के केरोसिन तेल में कुहनी हाथ डुबाकर दोनों ने अपने अपने हाथों को मला। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनाई काले धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। केरोसिन की गंध के कारण जी मिचल उठा। इसी खीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कामगार घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथ में साबुन मल रहे थे और शेष साबुन मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर गई। एक दो मजदूर ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने को बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। संकोच स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी। वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों से सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने उन्हें नाक तक ले जाकर सूंघा। मिट्टी का तेल की गंध अभी नहीं छूटी थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी उसे वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार उसने साबुन जेब से निकालकर हाथों में मलना शुरू कर दिया। घासी रस लेकर एक किस्सा सुनाने लगा और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बातें सुनता रहा। एक गांव के मेहतर की लौंडिया थी। उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम मानो गांव के मेहतरों को भी कभी गंदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा के अपने खस्सम से कहा करे, बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या है, उसकी खातिर पैसा तो छोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी। 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले ही तो लाड़ से बेटी के गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके उदास चेहरे पर भी उसकी बातें सुनकर हंसी खिल गई। घासी ने इन्हें फिर बात को स्पष्ट किया। ये भाई भी अभी हाथ नाक पर ले जाके सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। पहले पहल हम भी ऐसे ही सूंघा करे थे, पर अब तो ससुरा पता नहीं लगता। किसी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाछ के रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी को हंसी में उसने अपना योग भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी भला कैसे चैन से रह सकेगा? इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कपड़े बदलकर वह लाइन में जा लगा। एक हरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फॉरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपना रोटी का डिब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ जाने का संकेत कर देता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों की पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझुलाहट हो रही थी। इसी झुंझुलाहट के कारण कभी कभी लोग पंक्ति में अपने से आने वाले व्यक्ति को ठेल देते। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस जल्दीबाजी का कोई भद्दा अश्लील कारण बताकर हंस देता था। उसे फॉरमैन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, फॉरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मित प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अब भी कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से फॉरमैन की ओर देख रहा था कि जैसे फॉरमैन से यह मजाक करके उन पर बड़ी कृपा
कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आ गई थी। ठीकने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस अभ्यास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि वह हंस न सका। बड़े फाटक से पहले फिर इकहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन वह यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघकर बाहर चला आया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक कर कूदते हुए चले आ रहे थे। इस बार उछल कूद का प्रयोजन वह नहीं समझ पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बना रखी है! अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजान में ही कहे गए थे ये शब्द चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए थे। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए आए लगते हो। पहले पहल ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले को शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का, बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी, वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। रास्ते पर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा और उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा कि सच एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को वैसे ही झुका देगा। कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अब हद हो गई, अबे हद हो गई साला, बधुआ सुलगती बीड़ी निगला नहीं यार, दांत के नीचे दबा रखी है। हम वहीं खड़े थे। भाई साहब ने मुंह खुलवाया। मुंह में नहीं थी। चीफ साहब, कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुद्धन को उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और उसकी चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर ली थी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीजें पड़ी रहती है, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपए का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गई जिधर से आवाज आ गई थी। साहब कुछ कहे इससे पहले वही व्यक्ति बोला, अफसर साहबान भी तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दबाए घूमते रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उद्दंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है हम देखेंगे बोल के हो गया। और फिर जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुख आकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हो। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ छट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया था। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की, यद्यपि उनके व्यवहार और उनकी बातों से उसे लगा जैसे उन्हें यह अच्छा लगा हो और वे उसके अधिक निकट आना चाहते हों। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदा, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांध ले जा रहे हैं, इसीलिए अब यह उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की बारात बनाकर भेजा करें। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। खीर खाए बामनी, फांसी चढ़े सेक, नहीं देखा तो यहाँ आकर देख।
छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदल गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले वाले ने आवेश में आकर कहा। चुप, दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर उसे टोक दिया। टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा। तभी दोनों नौजवान ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया। फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसके बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया। नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। जमाना बुरा है, बाल बच्चों वाले आदमी को ऐसी बातें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़ों की सिलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशे के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार गिरा हुआ था। ऐसी कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया था साहब, उसने पेपरवेट के फूलों पर अपनी नजर जमाकर उत्तर दिया। हम जानते हैं, सब कुछ जानते। कल रात तुम्हारे घर पर मीटिंग हुई थी या नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने कहा। उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का भी नहीं किया। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पे होती, ताश खेल जाते, शराब पी जाती, स्कीमें बनती है। इस स्वर में कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को थकान की परेशानी, छुट्टियों का ठीक से हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपसे अर्ज करनी थी। यहाँ वही भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजान में ही जैसे इस अभिनय को झुठला रही थी। मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे यह कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम्ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में वह बोला, तो जो भी हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। एकाएक साहब बौखलाकर कुर्सी पर उछल पड़े। तुम लोग बाहर की पार्टियों के एजेंट हो, ऐसे लोग ही हड़ताल कराते हैं। मैं एक एक को सीधा कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे में से निकलकर अपने काम को लौटा तो मिस्त्री पास बैठाकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखना पड़ता है। नदी के किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है। बड़ा सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सका तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले पुराने मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि जैसे वे लोग जानबूझकर उसे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हो। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम शुरू कर दिया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया हाथ पैर में विचित्र प्रकार की जलन हो रही है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चों को लेकर आंगन में झलंगी चारपाई पर आ बैठा। सांझ अत्यधिक उदास हो आई थी। बच्चे ने कुछ देर तक उसे खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाने पर वह कब माँ के पास चला गया इसका उसे ध्यान न रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें से कोई भी न आया था। केवल हरिराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियां फूंक ली थी। हरिराम की ओर से दो तीन बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार यह प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ। इस बार हरिराम ने ही बात छेड़ी। घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई है, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह किसी को तो आना चाहिए था। शायद उनके बच्चे बीमार हो गए हों।
झुरलाकर उसने उत्तर दिया। हरिराम ने फिर बात दोहराई, स्वर में चाटुता की भरमार थी। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो। तुम ठीक टाइम पर न आओगे तो चीफ साहब की रिपोर्ट कौन देगा? हरिराम की ओर अपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसके विरुद्ध कब कौन सा षड्यंत्र रच दिया जाए, इसका उसे संदेह रहने लगा था। छुट्टी होने पर उसने थैला शीघ्रता से कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डब्बे को खोलकर देखा। एक कागज में छोटे मोटे नट बोल्ट लिपटे रखे हुए थे। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। आवेश में उसकी मुट्ठी भीज गई, परंतु फिर संयत होकर उसने वह सामान वापस पास की अलमारी में डाल दिया। बाहर पंक्ति के परले सिरे पर फोरमैन चिल्ला कर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। उसकी बारी आ गई। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। संतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सिपाही को सबकी जेब टटोलने का उसने आदेश दिया। जब जेबें भी स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्व से छाती उठाकर वह बड़े गेट की ओर चल दिया। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए। फिर आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से ही पैदल आने वाले दौड़ लगाना शुरू कर देते। साइकिलों के पैडल दुगनी गति से चलने लगते। लोग हाँफते 2-3 मिनट में अंदर पहुंच जाते हैं। पक्की उम्र के बड़े बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी पर जाते हैं। परंतु उस दिन वर्क मैनेजर ने सायरन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। अब वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर से आने का दंड 8 आने से कम नहीं होता। पिछली बार वेतन के दिन घर जाने पर पत्नी ने उससे पूछा था, कितने हैं? 54, 8 आने। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था। बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। हाँफते हुए लोगों में से कितनों के बबुआ की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेले उसी का हो। वह झुकी कमर वाले बुजुर्ग हाँफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी हो तो आदमी दंगल करे। अखाड़े में जाए, नौकरी में तो नौकर की तरह ही रहना चाहिए। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बातें करे, पर न जाने क्यों वह ऐसा न कर सका। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकने के कारण शरीर चूर चूर हो गया था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन न हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती थी तो वह कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता था, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला गया। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तब उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बचता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। साथी कामगार हाथ धोकर कपड़े पहन रहे थे। जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथ केरोसिन तेल में धो डाले। साबुन का डब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भूरी भूरी मिट्टी को पानी में हाथ लगाकर उसने हाथ में मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी बार मिट्टी हाथ लगाने से उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है। सहसा एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर से हट उठा। उसे लगा आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि वह एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। मगर फिर बड़ी मुश्किल से वह धीरे धीरे दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा न रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था।
हाथों से केरोसिन तेल की बदबू वह अब भी आ रही थी।